फाइनल वाइवा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जो है वो आपको रन करना आना चाहिए कंप्लीट, उसका डेमो कह लें, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ कंप्लीट उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना आना चाहिए। जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि आपने जो है वो जिस दिन आपका वाइवा होगा उस दिन आपने कैंपस में जाना है। कैंपस जाके आपने कैंपस के स्टाफ को बताना है कि जी मेरा वाइवा है, फलान टाइम पे अपना शेड्यूल बताना है। वो आपसे अटेंडेंस ले लेंगे आपकी, मतलब वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आपने करनी है जिस तरह एग्जाम्स में करते हैं। इसी तरह से जब आपका वाइवा स्टार्ट होगा तो आपने वाइवा से पहले अपने सुपरवाइजर को मैसेज कर देना, आई एम रेडी फॉर वाइवा। वो आपको बोलेंगे कि अपना प्रोजेक्ट रन करें। तो प्रोजेक्ट वाइवा स्टार्ट होने से पहले आपके पास प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। ब्राउज़र में आप ओपन करके रखें, लोकल होस्ट स्लैश फाइनल। ये आपके पास इस तरह से, मतलब जैसे ये फोल्डर है फाइनल के नाम से, तो ये आपके पास ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको जब रन करना है तो आपने एक्सप्लेन करना है खुद से ही कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के अबाउट है तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें जो है ना वो दो किस्म के डैशबोर्ड हैं, एक एडमिन का है और एक कस्टमर का है। एडमिन का काम ये है कि ये प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है, कैटेगरीज मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है, मतलब जो भी आपके पास शो हो रहा होगा। फिर ये है कि साथ साथ आपने कंप्लीट वर्किंग डिफाइन भी करनी है। साथ साथ जैसे अगर आपने रन किया है तो रन करने के साथ साथ आपने सबसे पहले जो है ना वो एडमिन पैनल लॉगिन कर लेना है। और एडमिन पैनल के अंदर जो जो टास्क हैं वो फिर आपने डिफाइन करते जाना है। उसके बाद फिर आपने जब वो सारा उनको बता देना है, उसके बाद फिर आगे आपने कस्टमर पैनल पे आ जाना है। फिर उनसे पूछना है कि सर मैं आपको कोई न्यू यूज़र रजिस्टर करके दिखाऊं या पहले वाले को लॉगिन करें। तो वो फिर आपसे कह देंगे ठीक है, आप ना रजिस्ट्रेशन करें, कोई न्यू यूज़र किसी भी नाम से ऐड करें, वो बता देंगे। उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसको परचेज करने के लिए जैसे हम दराज के ऊपर करते हैं कि प्रोडक्ट सेलेक्ट की। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे उसको चेकआउट किया, मतलब ऐड टू कार्ट के बाद, और उसका फिर ऑर्डर का स्टेटस देखा। फिर एडमन जो है उसके ऑर्डर को मैनेज करेगा। मतलब ये कंप्लीट जो सिनेरियो है ना ये प्रोजेक्ट के अबाउट होगा। उसके बाद आगे फिर आपसे कोड के अबाउट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके पास फाइल है रजिस्टर डॉट पी एच पी, मतलब आपने वो रजिस्ट्रेशन वाली फाइल सपोज के अगर आपने ओपन की हुई है, रजिस्ट्रेशन वाली फाइल अगर ओपन की हुई है, पेज मतलब अगर आपके पास ओपन है रजिस्टर वाला, तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि जी ना आप ये फॉर्म दिखाएं, इसका कोड ओपन करके दिखाएं। तो जब आपने कोड ओपन करके दिखाना है तो उसके अंदर आपने जो है वो अ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मतलब आपने अगर ये फाइल ओपन की ना, रजिस्ट्रेशन वाली रजिस्टर डॉट पीएचपी फाइल ओपन की है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बटन, फील्ड्स, उसके बाद फिर आगे बैकग्राउंड कलर, उसके बाद जो है वो सिंटैक्स, पीएचपी सिंटैक्स। कि माइक किसी का ऑन है प्लीज़ माइक म्यूट कर लें। पीएचपी सिंटैक्स स्टेटमेंट लाइक इको, उसके बाद वेरिएबल जैसे कि डॉलर साइन। मतलब पीएचपी के लिहाज से ना जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती हैं वाइवा में वो क्या क्या हो सकती हैं। इसका सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स कौन सा होता है? सिंटैक्स हम इसको बोलते हैं, ये ओपनिंग सिंटैक्स होता है। और ओपनिंग सिंटैक्स, और उसके बाद ये जो होता है आगे, ये क्लोजिंग सिंटैक्स होता है, ये वाला। ये पीएचपी के लिहाज से होता है। उसके बाद आगे इको, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? इको वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। और उसके बाद इको के बाद आगे आ जाता है जी इस सेट। ये होता है नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो नल तो नहीं जा रहा है। मतलब ये जो हमने कंडीशन अप्लाई की होती है ना जिसकी वैल्यू दी जाती है, उसके अबाउट होता है। उसके बाद इस सेट, ये जो डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट या गेट या सेशन जो होता है ना, ये होते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल, इनको बोला जाता है। तो ये पोस्ट मेथड के साथ होता है।
उसके बाद क्वेश्चन होता है पोस्ट एंड गेट में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों फॉर्म के मेथड होते हैं। जो पोस्ट मेथड है ये इसमें सिक्योर डाटा हमारा सेव होता है डेटाबेस के अंदर, और जो गेट मेथड है इसमें जो है ना वो वैल्यूज वो आती हैं यूआरएल के थ्रू। डेटाबेस से भी रिकॉर्ड आता है लेकिन यूआरएल में डाटा कंप्लीट शो हो रहा होता है, इसलिए हम गेट मेथड यूज़ नहीं करते, पोस्ट ही मेथड यूज़ करते हैं। ये फॉर्म के बाद हो गए मेथड। उसके बाद क्यूरीज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यूरीज कितनी हैं? क्यूरीज आपकी टोटल जो हैं वो चार हैं। कौन कौन सी? इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये आपकी टोटल चार क्यूरीज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो चारों क्यूरीज है ना ये आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रही होंगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग का कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे आपके पास फॉर्म है, तो जहाँ जहाँ फॉर्म है ना वहाँ वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगी है। मतलब इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब जहाँ पे आपने डाटा ऐड करवाना होता है ना वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी यूज़ हो रही होती है। और जहाँ पे आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आपके पास जो है वो जैसे कोई टेबल है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा हो, तो वहां पे ये सिलेक्ट की क्यूरी आती है। या आपको डिव मतलब बॉक्स टाइप चीजें शो होती हैं, पिक्चर्स शो हो रही होती हैं, तो वो उधर भी सिलेक्ट की क्यूरी ही यूज होती है। और जहाँ से आप रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, जैसे फॉर्म के अंदर आपने वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको, तो वहाँ पे अपडेट की क्यूरी होती है। अपडेट की क्यूरी रिकॉर्ड एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जहाँ पे आपको बटन हो, डिलीट बटन शो हो रहा हो कि आप उस पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाए, तो वो आपकी जो है ना वो डिलीट की क्यूरी कहलाएगी। ये इसका बेसिक जो है ना वो समझने का सिनेरियो है। अब ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, अगर सिंपल लफ्जों में लिखे ना कि इंसर्ट की क्यूरी का सिंटैक्स क्या है, तो इंसर्ट की इस तरह से होगी, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम आएगा, आगे फिर आगे ये कॉलम नेम इसमें होते हैं, और फिर आगे ये वैल्यूज लिखते हैं हम। वैल्यूज हमारी जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए होते हैं, कुछ भी हो सकती हैं इस तरह से। ये इंसर्ट की क्यूरी का हो गया। सिलेक्ट की क्यूरी इस तरह से होती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या होता है, जैसे आपके पास यूजर्स के नाम से टेबल हो गया, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल हो गया, ये डिफरेंट टेबल्स होती हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम आपका कोई भी हो सकता है, यूजर, स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, वो टेबल नेम हो सकते हैं। उसके बाद अपडेट की क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है कि अपडेट यूजर्स, मतलब यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा। टेबल नेम, आपने टेबल को सिलेक्ट किया, सेट, फिर आगे कॉलम नेम करना है। कॉलम नेम में क्या आएगा, जो आपने कॉलम चेंज करना है ना वो उसका वहाँ पे नया नेम आ जाएगा। और आगे फिर आपने कंडीशन लगानी वेयर की, कि वो कौन सी है, मतलब किस रिकॉर्ड के अगेंस्ट आप ये वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, वो आ जाएगी। और उसके बाद डिलीट का सेम इसी तरह से है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और आगे फिर वेयर ये लिखा आएगा कि इसमें जो है ना वो आपने किसके अगेंस्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है। चार क्यूरीज हैं आपकी, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। जी। अगर सिंपल वर्ड में आप इस तरह लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ तो उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस टास्क आपको दिया गया है, तो वहाँ पे फिर आपको सेमीकोलन की ज़रूरत होगी। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्यूरी का जो है ना वो सिंटैक्स ये होगा। ये जस्ट आप लोगों की जो है ना इस चीज़ को अपने सिंटैक्स को समझना है। बाकी आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स के अंदर जो है ना वो दिया गया है सारा कुछ, मतलब क्यूरीज लगी हुई हैं। प्रोजेक्ट में आपको जब रन करवाऊंगा तो आप जब प्रोजेक्ट की फाइल्स को देखेंगे ना ओपन करके, तो उसके अंदर आपको क्यूरीज नज़र आएंगी। ये इस तरह से लिखा होगा, इंसर्ट इनटू, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लिखा होगा,
अपडेट लिखा होगा, डिलीट फ्रॉम लिखा होगा, मतलब इससे आपने पहचान करनी है कि कौन सी क्यूरी है और उसका क्या पर्पस है। इंसर्ट की क्यूरी वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। अपडेट की क्यूरी एडिट या अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। डिलीट की क्यूरी वैल्यूज को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट है इसका क्यूरीज का। अब क्यूरीज के अंदर क्या क्या होता है? क्यूरी जैसे अब आपके पास जो प्रॉपर जैसे क्यूरी लगी होती है, सपोज के यहाँ पे हमने लिखा होता है इंसर्ट। अब आगे क्या होगा? इक्वल का साइन यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट इनटू यूजर्स। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट लगी होगी नेम, ईमेल, मतलब दो कॉलम अगर मैं ले लूँ। वैल्यूज में क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा, सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा होगा डॉलर साइन नेम, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डॉलर साइन ईमेल। ये होगा, और एंड पे फिर आपके पास सेमी कॉलन होगा इस तरह से। और यहाँ पे मेरा ख्याल इसके ना ये भी चीज़ आएगी, इस तरह से भी आपके पास लिखा हो सकता है। अब ये आपके पास ना रजिस्टर डॉट पी फाइल के अंदर क्यूरी इस तरह से लगी होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले ये आपका वेरिएबल होता है, डॉलर साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए। उसके बाद जो है वो जो ये चीज़ है इंसर्ट इनटू, इसका मतलब ये होता है कि आपने यूज़र्स के नाम से जो टेबल है उसके अंदर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मतलब रिकॉर्ड ऐड करना है। फिर आगे होता है जो आपने ये टेबल को जो नाम दिया होता है, उस टेबल के अंदर फिर आगे कॉलम्स होते हैं। तो आगे फिर आपके पास जो है ना ये कॉलम नेम आता है कि जो है ना वो कौन कौन से कॉलम्स हैं, जैसे नेम का है, ईमेल का है, ये कॉलम नेम है। और उसके बाद फिर आगे जो है ना आपके पास वैल्यूज होती हैं कि आपने कौन सी वैल्यूज सेव करवानी है डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर। उनके फिर हम यहाँ पे जो नाम हमने असाइन किए होते हैं वो ये होते हैं, नेम और ईमेल। ये कैसे होते हैं? ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा होता है, इफ इस सेट, इस सेट, और यहाँ पे फिर आगे ब्रैकेट में लिखा होता है डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट लगी होती है, और यहाँ पे हम सबमिट लिखते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद फिर इस तरह से जो है ना हमारा ये ब्रैकेट लगी होती है। फिर आगे यहाँ पे डॉलर साइन नेम, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आता है डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं ये नेम लिखते हैं, और एंड पे जहाँ पे जो है ना ये सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो को थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या होता है। नीचे फॉर्म का होता है, मतलब जो जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे ये फॉर्म है, और फॉर्म में क्या होता है मेथड, इसमें होता है जब फॉर्म यूज हो रहा था पोस्ट मेथड ही आता है फॉर्म के अंदर। और उसके बाद फिर आगे आता है इनपुट। सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपके पास तो बूटस्ट्रैप की होनी है कोडिंग, तो बस सिर्फ इसको समझ, आपने समझना। इनपुट टाइप, यहाँ पे आता है टेक्स्ट, आपके पास लिखा होगा नेम, और यहाँ पे नेम, और एंड पे ये रिक्वायर्ड लिखा आता है। अभी ये कुछ जनरल पॉइंट हैं, ये मैं आपको समझा दूँ, होपफुली कि आप लोगों को फिर ये फॉर्म की समझ लग जाएगी, और इंसर्ट की क्यूरी की जो वर्किंग है वो भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे सबमिट लिख दिया, और उसके बाद जो है वो ये वैल्यू के अंदर आके यहाँ पे हम इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? यहाँ तक अब हमारा तकरीबन जो है ना वो ये वाला बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ये एंड पे क्लोज कर दूँ, ये हमारा जो है ना वो समझ लें कि पीएचपी का पार्ट आ गया। और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे पीएचपी क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा एचटीएमएल का पार्ट है जी। सपोज के आपने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर आपने क्या किया, फॉर्म मेथड पोस्ट रखा, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट किया, नेम उसका नेम दे दिया, और उसके बाद ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ किया, ये आपने बटन का कोड दे दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो फॉर्म का मेथड पोस्ट आ गया, डाटा सेव करवाने के लिए हम मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इनपुट टाइप मतलब जो फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप्स होती हैं, इनपुट्स होती हैं, उसकी टाइप टेक्स्ट
रख दी। टेक्स्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि कुछ भी उसमें आप लिखें तो वो इंटर हो, मतलब टाइप होके बाद में आगे डेटाबेस में सेव हो। ये नेम जो है, ये जो इनपुट फील्ड है, ये उसका नाम है। ये नेम हमारा यूज होता है पीएचपी के अंदर। तो मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होता है इसमें। फिर आगे रिक्वायर्ड, ये एट्रीब्यूट है, ये हम यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए। मतलब इनपुट फील्ड अगर हमारी खाली है और उसमें हम कुछ भी इंटर नहीं किया हुआ है, तो ये उस चीज़ को चेक करने के लिए यूज होता है। वैलिडेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं कि अगर आपकी इनपुट फील्ड एम्प्टी है और सबमिट का बटन दबाते हैं, तो आगे आपके पास एरर शो करवाएगा, वो कहेगा कि फिल आउट दिस फील्ड। तो ये जो नाम है, ये वाला जो है ना ब्रैकेट के अंदर नाम, ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना यहाँ पे, पहले ये वेरिएबल बनाया, उसके बाद फिर आगे इक्वल का साइन लगा के डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और फिर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क में ये नेम लिखा, और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। ये नेम और ये चीज़ दो, ये सेम होनी चाहिए। ये अगर आपका यहाँ पे कोई एरर आया, तो ये आपकी गलती होगी, मतलब कोड आपका रन नहीं होगा। उसके बाद ये चीज़ जो ये वाली है, ये और जो ये चीज़ है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं है, नेम, ये आपका सेम होना चाहिए। सबमिट जो मैं लिखा है, ये वाली ये चीज़ और ये चीज़ ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आगे आपके पास ये वेरिएबल आ गया, और नेक्स्ट आपके पास ये आपने क्यूरी का वेरिएबल बना दिया, डिक्लेयर किया, ये क्यूरी आपकी आ गई। और लास्ट स्टेप आपका होता है जो मेन, जहाँ पे क्यूरी एंड हो जाती है, वो ये होती है जैसे आपने लिखा एसक्यूएल, ये वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी, ये जो डॉलर साइन के साथ कुछ भी लिखा जाए ना, ये वेरिएबल कहलाता है। और यहाँ पे आ जाता है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी। ये फंक्शन होता है डेटाबेस का क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि क्यूरी को रन करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं डॉलर साइन लिंक, या डॉलर साइन कॉन, या डॉलर साइन डीबी। ये डेटाबेस की जो कनेक्शन की क्यूरी है ना, ये उसका वेरिएबल होता है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। और यहाँ पे हमारा ये वाला आता है वेरिएबल इंसर्ट का, ये आ जाएगा इंसर्ट। अब इसका ये मतलब होता है कि आपने ये डेटाबेस का फंक्शन किया, जो कि यूज़ किया, जो कि क्यूरी, आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, मतलब क्यूरी रन करने के लिए यूज़ होता है। एग्जीक्यूट हो गया आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम चल गया, अगर कोई एरर नहीं है तो। और नीचे फिर इफ एल्स कंडीशन यूज़ होती है, वो बेसिकली क्यूरी को चेक करने के लिए होती है कि आया कि आपकी क्यूरी ठीक चली है या नहीं। अगर इफ में वैल्यू ट्रू रखी तो ट्रू वैल्यू शो हो गई, तो इट्स मीन कि क्यूरी सही चल गई, और अगर एल्स वाली आ गई तो फिर फॉल्स हो गया। तो इसको समझें कि सबसे पहले आपने क्या किया है, इस सेट फंक्शन यूज़ किया है। इस सेट क्या करता है कि ये चेक कर रहा होता है कि डेटाबेस के अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है, कोई नल रिकॉर्ड तो आपको नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर तो ये ठीक हुई कंडीशन ये वाली, फिर आगे आपके पास ये वेरिएबल चेक होगा कि ये जो वेरिएबल आपने बनाया है, इसकी वैल्यू ये इनपुट फील्ड के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही इसके साथ। अगर तो कर रही है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर लेके आएगा। नेक्स्ट में क्या होता है कि आपकी क्यूरी चलती है, मतलब आपने क्यूरी यहाँ पे जिसको कहते हैं ना रन करने के लिए, तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ये जो वेरिएबल है ना, ये बेसिकली इसके अंदर जो कुछ भी है, ये सारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाला वेरिएबल। तो ये आपकी क्यूरी लगा दी आपने, लिखा है इंसर्ट इनटू यूजर्स के टेबल के अंदर इस इन दो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज सेव हो जाएं, कौन कौन सी जो हमने यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन की हैं। इसी तरह से ईमेल का भी होगा, ये सेम जिस तरह नेम का है। उसके बाद फिर आगे आपने कह दिया कि जो है ना, ये फंक्शन लगाया क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि ये फंक्शन अब ये फाइनल करता है कि आपका ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अगर कोई एरर आए तो वो तब भी शो करवा देगा, और अगर नहीं है तो तब भी आउटपुट शो करवा देगा। क्या अगर आप इफ एल्स कंडीशन में इफ में ट्रू वैल्यू देते हो कि रिकॉर्ड सबमिटेड, तो तब फिर आपके पास आ जाएगा। और ये आपका फॉर्म का होता है, जब आप इसके आउटपुट लेते हो तो आपके पास एक फॉर्म बना हुआ आता है, उसमें आप डाटा इंटर करते हो, सबमिट करते हो, तो डाटाबेस के अंदर वो डाटा सेव हो जाता है। अब उसके अंदर जो है ना, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाटाबेस में जाने के लिए आपके पास जो है ना कनेक्शन की क्यूरी होनी चाहिए, जिसमें आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हुई हो। उसमें चार चीज़ें होती हैं, लोकल होस्ट, उसके अलावा रूट, फिर आगे पासवर्ड, और फिर आगे जो है ना वो आपके पास आ जाता है डेटाबेस का नेम। वो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में करूँगा। यहाँ तक जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये वाली, इसमें अगर कोई है आपको
डाउट या किसी पॉइंट की नहीं समझ लगी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। आज के टॉपिक में हमने एक तो वाइवा के अबाउट चीज़ समझी कि वाइवा में क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास होनी चाहिए जो वाइवा के हवाले से हैं। वाइवा कहाँ पे देना होता है, वाइवा के लिए कैंपस में जाते हैं तब क्या क्या करना है आपने। उसके बाद वाइवा के कितने फेजेस हैं, ये सारे डिस्कस किए। उसके बाद फिर आगे जो है ना वो आपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड मतलब प्रीवियस हमने जो काम किया है क्यूरीज के अबाउट प्रोटोटाइप फेज के अंदर उसी को फिर आगे हमने रिपीट किया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी समझ ना हो या मे बी हो, ये आप लोगों की एक तरह की रिवीजन है क्यूरीज का। ये समझा इसलिए रहा हूँ कि आगे फिर आप लोगों ने जो है ना वो प्रॉपर वर्किंग करनी है, वो मैं टास्क आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है ना ये हम यूज़ करते हैं हर क्यूरी के लिए। ये बेसिकली आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपने क्यूरी लिखी, इंसर्ट की, सिलेक्ट की, अपडेट की या डिलीट की, तो जब तक आप ये नीचे वाला फंक्शन नहीं लगाओगे ना तब तक आपका वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसका काम ये होता है, ये आपकी की क्यूरी का और डेटाबेस वाली जो क्यूरी है उसको आपस में लिंक करता है। तो जब डेटाबेस का और कोड का आपस में लिंक हो तभी आपका प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पे हमने फिर आगे जो ब्रैकेट में दो वेरिएबल शो करवाए हुए हैं ना, जैसे लिंक है या डीबी है या कौन है, सी ओ एन जो भी लिखा हुआ है या कनेक्ट है, और कॉमा डाल के आगे फिर आपने इंसर्ट का मतलब जो इंसर्ट की क्यूरी का जो वेरिएबल रखा है अगर वो वाला देते हैं ना तो तब फिर जो है ना ये हमारी क्यूरी रन होती है। इसका ये डिफरेंस है। वैल्यूज में भी डॉलर साइन लिख, हाँ जी, वैल्यूज के अंदर तो आके आपने डॉलर साइन लगाना है ना, क्योंकि आप वहाँ पे वैल्यूज के अंदर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो। जो आपने वेरिएबल बनाए होते हैं ना उन वैल्यूज के जो आपने डाटाबेस में सेव करनी है उनके जो वेरिएबल बनाए होते हैं वो आप यहाँ पे लेके आते हो। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्द रन करवा दिया जाएगा। अभी के लिए जो मैंने टॉपिक करवाया है इसके हवाले से किसी का कोई है सवाल तो पूछें। जी जी, जल्दी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे आज हमने इंसर्ट को किया है, कल हम सिलेक्ट को और उसके साथ मजीद डिलीट को भी कवर कर लेंगे एक साथ ही। तो नेक्स्ट ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये हमारे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। आगे फिर आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। ये तो मैं जस्ट एक रिवीजन कर रहा हूँ, करने के बाद फिर आप लोगों की तरफ मूव करूंगा। फाइनल वाइवा के अंदर फाइनल रिपोर्ट का तो नहीं होता है, वाइवा के अंदर प्रेजेंटेशन का ही होता है। तो प्रेजेंटेशन का मैं डेमो जो है ना वो उसका भी दे दूंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे एक्सप्लेन करनी है आपने। बट जी जी, मिल जाएगा। आज का जो टास्क है वो आप लोगों ने प्रोटोटाइप फेज के अंदर जिस तरह से फॉर्म आपका था, साइन अप फॉर्म जो था, तो आपने कॉपी टू कॉपी उसी तरह का बनाना है कि फॉर्म बना के डाटा अपने डेटाबेस में सेव करना है जिस तरह से प्रोटोटाइप फेज के अंदर आपका फॉर्म बना हुआ था। प्रोटोटाइप फेज को रन करेंगे ना तो उसके अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने उसकी डेटो कॉपी बनाना है। आज का जो टास्क है वो आपने प्रोटोटाइप फेज वाला अपना फॉर्म जो है ना वो बना के मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया होगा ना प्रोटोटाइप फेज में जो यूज़ हुआ है सेम उसी तरह से आप लोगों ने बनाना है। कोई भी फॉर्म अगर आपका रजिस्ट्रेशन वाला है या जो भी डाटा ऐड करने वाला है, जो भी प्रोटोटाइप फेज के अंदर आपका टास्क था ना फॉर्म वाला, वो आपका आज का टास्क है। वो आपने कल क्लास से पहले पहले लाजमी मुझे चेक करवाना है। आउटपुट की पिक्चर दिखा दें या जो आपने कोड किया उसकी पिक्चर भी बेहतर तो ये है कि जो आपने आउटपुट दी होगी ना, मतलब ये कि आप डेटाबेस बना के उसमें वो कॉलम्स वगैरह सेट करके वैल्यूज़ जो आपकी सेव होंगी ना उसके आउटपुट मुझे आपने दिखानी है कि जी ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। जी उसी तरह से मतलब PHP माई एडमिन में आपने रिकॉर्ड सेव करवाना है और बाकी आपका HTML के अंदर फॉर्म बनेगा, बट फाइल आपकी PHP की होगी। काम सारा उसी तरह से जिस तरह से प्रोटोटाइप फेज में हो रहा है कि आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, उसके अंदर फाइल सेव करनी है, उस फाइल के अंदर आपने फॉर्म बनाना है,
फिर आपने उसको रन करना है। तो जब रन करेंगे तो उस फॉर्म के अंदर जो भी इंटर करें वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ये टास्क है। ये असल में सुपरवाइजर की मर्जी होती है, सॉरी सुपरवाइजर भी नहीं, यूनिवर्सिटी की मर्जी होती है। मे बी नेक्स्ट वीक में या एक दो दिन के अंदर अंदर भी लिस्ट अपडेट हो सकती है। तो वो आप अपने सुपरवाइजर से ये चीज़ कंफर्म करें कि पहले हो सकता है या बाद में। लेकिन ये मेरा जहाँ तक आइडिया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो मोस्टली ये होता है कि पहले फेज में जिनका नाम आ जाए, जिनका नहीं आया तो फिर उनका नेक्स्ट फेज में आता है। तो नेक्स्ट फेज अमूमन 2 हफ्ते बाद या फिर आगे फाइनल टर्म्स के बाद आता है। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं अगर कह दूं कि जी 1 हफ्ते बाद आएगा या फाइनल टर्म्स के बाद आएगा और वो 2 हफ्ते बाद शेड्यूल आ जाए एग्जाम से पहले पहले, तो वो फिर ऐसे ही इंसान फिर डाउटफुल हो जाता है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से आना होता है, तो यूनिवर्सिटी वाले ही जानते हैं इसको कि फाइनल अगर वो शेड्यूल भेजते हैं तो कब तक भेज सकते हैं। बट ये है कि मेंटली तौर पे आप अपने तो खुद को प्रिपेयर रखें, तैयारी अपनी जारी रखें। अगर फाइनल टर्म तक नहीं आता तो फिर रिलैक्स होकर एग्जाम्स की तैयारी करें। फिर तो कंफर्म होगा कि एग्जाम्स का तकरीबन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ही होगा। एग्जाम्स के फौरन बाद तो नहीं स्टार्ट होता है, कम से कम 1 हफ्ते का लाजमी बीच में गैप आता है। जी आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर वाली फाइल की कोडिंग करनी, मतलब रजिस्टर मीन के जो आपके पास फॉर्म है ना, प्रोटोटाइप फेज के अंदर आपने उसका कोड तैयार करना है। उसकी आपने वो कोड बना के लाजमी मुझे दिखाना है। इंसर्ट की क्यूरी आप लगा सकते हैं, अगर आप को आती है तो वो भी लगा सकते हैं। रिवीजन ही एक तरह की आप लोगों की करवा रहा हूँ। और फिर अगर किसी के जो भी आते हैं ना इश्यूज, वो फिर कल लाजमी। जी जी कर सकते हैं। और अपने जो भी इश्यूज हैं वो आप लोगों ने वहाँ पे लाजमी हाईलाइट करने हैं। मतलब वो फिर आप कल फिर मैं ना क्लास के अंदर ही वो चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दूंगा। प्रोटोटाइप फेज की बात कर रहा हूँ। प्रोटोटाइप फेज आपने जिस तरह से आपका वो प्रोटोटाइप फेज है उसकी तरह उसी तरह से आपने टास्क परफॉर्म करना है।